हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए डीएलएड विषय से संबंधित 75 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट 14 है, जिसमें हम लोग 75 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को 75 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग को कोई ऐसा टॉपिक है जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप उस टॉपिक को ज़रूर शेयर करें। हम लोग उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आएंगे ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, जैसे कि आकलन और मूल्यांकन, बाल केंद्रित शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षण क्या है या शिक्षण की कितनी विधियां हैं। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सीखने के लिए आकलन करते समय हम लोग को बच्चों की त्रुटियां पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, उनकी क्षमताएं और उनकी आवश्यकताओं पे ध्यान देना चाहिए और ये आकलन करना चाहिए कि वो कितना सीखे हैं और आगे कौन सी विधि हम लोग अपनाएंगे ताकि वो और ज़्यादा सीख पाए, और बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं और फिर आगे वो कौन सा गलती करेंगे, उन त्रुटियों पर आकलन में ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्लेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित होता है। पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने। तो डिस्लेक्सिया मेनली पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित होता है, और जिन बच्चों को डिस्लेक्सिया होता है वो ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि उनमें पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं या फिर ऑप्शन डी गृह कार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, क्योंकि बच्चों को प्राथमिक स्तर के हैं तो उनका पोर्टफोलियो हम लोग देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं कि उनका आकलन करना कि पहले वो कितना सीखे हैं और आगे हम लोग उस पर क्या क्या काम करें ताकि उनको आगे और अच्छा बेहतर हो। तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। माध्य, बहुलक, माध्यिका या फिर ओजाइव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में जो संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही है वही संख्या उसका बहुलक कहलाता है। जैसे कि अगर कोई एक संख्या दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, तो आप अगर उसमें 4 बहुत बार रिपीट हुआ है तो उस संख्या में, उस अवर्गीकृत प्रदत्त में जो संख्या का बहुलक होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक कौन है। बिने, कोहलर, फ्रॉवेल या फिर कोहलबर्ग। तो बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक बिने हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समन्वित शिक्षा की सफलता किस पे निर्भर करती है। समुदाय के समर्थन पे, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पे, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पे या फिर शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। समन्वित शिक्षा की सफलता शिक्षण अधिगम जो वस्तु है उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। डिस्लेक्सिया जो है वो एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, जबकि मानसिक मंदता, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर डिसऑर्डर और ऑटिज्म ये बच्चों में जन्म से होती है। इसलिए ये तीनों अधिगम विकलांगता नहीं है, बल्कि विशिष्ट अधिगम विकलांगता सिर्फ डिस्लेक्सिया है। और भी सारे अधिगम विकलांगता है, जैसे कि डिसकैलकुलिया, जिसमें बच्चे लोग को गणित की कठिनाई सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो ये सभी अधिगम विकलांगता है, जबकि मानसिक विकलांगता, मानसिक मंदता, ऑटिज्म ये सभी बच्चों में जन्म से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन है। वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, फ्रॉवेल या फिर गुड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक वाइगोत्स्की है
ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न रहते ही हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर इस टॉपिक को क्लियर कर लें और ये भी समझ जाए कि जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक विकास है मतलब वो वाइगोत्स्की से संबंधित है, और संज्ञानात्मक विकास है तो वो जीन पियाजे से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी आनुवांशिकता, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी होम्योस्टैटिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। माता पिता से जो वंशजों में स्थानांतरित होते रहता है उस लक्षण को आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे कि कई बच्चों के आँखों का रंग, बाल का कलर और भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो अपने मम्मी पापा से मैच होते रहते हैं, वो सभी लक्षण को आनुवांशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है। पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय या फिर ऑप्शन डी फैक्ट्री विद्यालय। तो लैब विद्यालय के उदाहरण प्रगतिशील विद्यालय है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2011, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी 11 अप्रैल 2010, ऑप्शन डी 2 अप्रैल 2010। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। RTE एक्ट 2009 भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवार के मुख्य शैक्षणिक कार्य हैं बालक का शारीरिक विकास, व्यवहारिक शिक्षा, वास्तविक जीवन से अवगत कराना या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो परिवार के मुख्य शैक्षणिक कार्य ये सभी होते हैं। वैसे भी माना जाता है कि परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, तो बच्चों का शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक ये सभी शिक्षा मुख्यतः शुरुआत में परिवार से ही मिलती है और परिवार ही बच्चों को वास्तविक जीवन से अवगत कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि घर एवं पाठशाला में सहयोग स्थापित करने की मुख्य विधियां कौन सी है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अभिभावक और अध्यापक संघ की स्थापना, शिक्षकों का बालकों के घर जाना, ऑप्शन सी अनौपचारिक अभिकरण या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। घर और पाठशाला में सहयोग स्थापित करने के लिए ये सभी विधियाँ इम्पोर्टेंट है, यानी कि टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग, टीचर्स बच्चों के घर जाते हैं, अनौपचारिक अभिकरण भी होता है। ये सभी स्कूल और घर में सहयोग स्थापित करने में हेल्प करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय शिक्षा का किस प्रकार का अभिकरण है। आवश्यक अभिकरण, औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण या फिर ऑप्शन डी अनावश्यक अभिकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विद्यालय जो है वो शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है और अनौपचारिक अभिकरण का मतलब होता है इनडायरेक्टली सीखना, लेकिन विद्यालय उसी के लिए निर्धारित किया गया है कि इसमें बच्चों को शिक्षा देनी है, तो यह औपचारिक अभिकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय तथा समुदाय के बीच क्या संबंध है। दोनों एक दूसरे के विरोधी है, समुदाय विद्यालय पर नियंत्रण रखता है, दोनों परस्पर सहयोगी हैं या फिर दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोनों परस्पर सहयोगी हैं, यानी कि विद्यालय और समुदाय दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं ताकि बच्चों का अच्छे से अच्छे विकास हो सके और वो एक बेहतर नागरिक बन सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने का विधेयक केंद्रीय सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 16 मार्च 1910, ऑप्शन बी 16 मार्च 1911, ऑप्शन सी 20 मार्च 1912 या फिर ऑप्शन डी 20 मार्च 2013। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 16 मार्च 1911 को यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने की बात की गई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजना तैयार करना किसका कार्य है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजना अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद तैयार करते हैं, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संचालन के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय की स्थापना की है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। और प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन के लिए भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की है और शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका आगे नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 मई 1988, ऑप्शन बी 5 मई 1998, ऑप्शन सी 10 मई 1998 या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया है किसके लिए, बालिकाओं के लिए, प्रौढ़ों के लिए, वंचित वर्ग के लिए या फिर सभी के लिए। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रौढ़ों के लिए चलाया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्वीकरण के क्या उदाहरण है, सार्क शिखर सम्मेलन, यूएनओ, आईएमबी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वैश्वीकरण के ये सभी आंसर है, ये सभी वैश्वीकरण के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है, आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वैश्वीकरण का सही जवाब हो जाएगा उद्देश्य ऑप्शन डी, क्योंकि पूरे विश्व में आर्थिक समानता लाना, गरीबी उन्मूलन करना, उदारीकरण करना, ये सभी वैश्वीकरण का उद्देश्य है। निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है, सामाजिकता, एकांतप्रियता, स्वार्थपरता या फिर खुलापन। तो खुलापन जो है वह व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल होता है। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुबंधन का निर्माण होता है खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से या फिर खोज और अनुकूलन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुबंधन का निर्माण अनुकूलन के नियम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक की शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन किसका था, पार्कर, कॉल्विन, रियान, हैरिस। तो यह कथन कॉल्विन का था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक या फिर प्रकाशपूर्ण। तो संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए ताकि बच्चा अपने मन की बातों को अपने शिक्षक और क्लास के सामने आसानी से रख सके। नीरस वातावरण रहेगा या फिर अनुशासनात्मक वातावरण रहेगा तो बच्चे डर जाएंगे, उनको आते रहेगा फिर भी वो नहीं बता पाएंगे। और कक्षा तो प्रकाशमय होनी ही चाहिए, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत संप्रेषण का क्या उद्देश्य है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, बालिकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण आवश्यक है या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य ये सभी हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण का सबसे मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या फिर सरल से जटिल की ओर। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है वो पूर्ण से अंश की ओर पर आधारित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मापन क्या होता है, गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या फिर ये सभी। तो मापन हमेशा मात्रात्मक होती है, हम लोग माप लेते हैं तो माप में मात्रा ही मपाता है, गुण और अति को हम लोग तुलना को नहीं माप सकते, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है किसमें, सतत मूल्यांकन द्वारा, सतत का मतलब होता है लगातार, इकाई मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा या फिर ऑप्शन डी व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही किया जा सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाता है उसे हम लोग वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं। और हम लोग स्कूल में हमेशा वार्षिक परीक्षा जो होती है वो इसी का उदाहरण है कि जब सत्र खत्म होता है तो हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते हैं और पता करते हैं कि उनको कितनी जानकारी हुई। इसको वार्षिक मूल्यांकन कहा जाता है। प्रायोगिक मूल्यांकन किस विषय में होता है? विज्ञान, भूगोल और कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में या फिर दर्शन शास्त्र में। तो प्रायोगिक मूल्यांकन विज्ञान, भूगोल और कृषि में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। साहित्यिक गतिविधि कौन सी है? नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण, उच्चारण प्रतियोगिता। तो साहित्यिक गतिविधि जो है वो कहानी लेखन में होती है क्योंकि ये साहित्य से रिलेटेड है। कविता, कहानी, उपन्यास लेखन ये सभी साहित्यिक गतिविधियां हो जाएगी। नृत्य जो है वो कला से संबंधित है। उच्चारण प्रतियोगिता ये मौखिक बोलने से संबंधित हो गए। और शैक्षिक भ्रमण तो हम लोग घूम के अवलोकन करते हैं। तो साहित्यिक गतिविधि जो है वो कहानी लेखन है, ऑप्शन बी। टीईटी का पूरा नाम क्या है? शिक्षक योग्यता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक अभिवृत्ति परीक्षा या शिक्षक शिक्षण परीक्षा। टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, ऑप्शन बी। विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित है? 4, 5, 2 या फिर 3। तो विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी 3 योजनाएं प्रचलित है, ऑप्शन डी। अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? पीटीए बैठक शनिवार को या रविवार को, शुक्रवार, सोमवार या बुधवार। तो पीटीए की बैठक शनिवार को कराने का प्रावधान है। परिषदीय विद्यालयों में श्याम पट्ट सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 5 या 7। तो परिषदीय विद्यालयों में श्याम पट्ट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दयनीय में कौन सा प्रत्यय है? य, निय, निये या फिर य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। य जो है वो दयनीय में प्रत्यय है। प्र उपसर्ग से कौन सा बना है? प्रश्न, प्रसन्न, प्रहार या फिर ये सभी। तो प्र उपसर्ग से ये सभी बने हुए हैं। निम्न में से हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनल, समीर, वायु, अनिल। तो हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है। समीर, वायु और अनिल जो है वो हवा के पर्यायवाची हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो जिस पद में पहला पद अवयव हो उसे हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पे यथा अवयव है इसलिए यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? अवयवी भाव, द्विगु, बहुव्रीहि या कर्मधारय। कृष्ण सर्प में कर्मधारय समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? अवयवी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो ये बहुव्रीहि समास है क्योंकि यह एक विशिष्ट अर्थ देता है, सामान्य अर्थ से अलग। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का, कि प्लेटो का, कि श्रीमती मॉन्टेसरी का, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। श्रीमती मॉन्टेसरी ने कहा था कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कवर्ग जो है इसका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। आप लोग इसको बोल के भी पता कर सकते हैं, ऑप्शन ए। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन क्या है? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय और दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान को अर्जित करना और ज्ञान में वृद्धि करना, ये सभी साधन है इसके। इन सभी चीज़ों द्वारा हम लोग ज्ञान का अर्जन और वृद्धि कर सकते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षा करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन या फिर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को
डेवलप करने में सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा और परीक्षा करने की प्रवृत्ति, स्मृति या अनुशासन को बढ़ावा नहीं देगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किसका कथन है कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रो एवं क्रो का, वैलेंटाइन का, गुड का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह कथन वैलेंटाइन का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतनाभिभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। ब्रेबर का, गुड का, क्रो और क्रो का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रेबर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? जिला में, मंडल में, प्रदेश स्तर पे, या इनमें से कोई नहीं। तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो है वो जिला में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। परामर्श का उद्देश्य क्या है? उपबोध का विकास, उपबोध का जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य उपबोध का विकास, जानना और उसके अभिप्रेरण को समझना होता है, यानी कि ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समावर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता है? 15 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, या फिर ऑप्शन डी 30 वर्ष की आयु में। समावर्तन संस्कार जो है वो 25 वर्ष की आयु में किया जाता है। और ये क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे। समावर्तन संस्कार किया जाता था शिक्षा पूर्ण कर लेने पे, विद्या आरंभ से पहले, 5 वर्ष की आयु में, या 15 वर्ष की आयु में। तो समावर्तन संस्कार जो है वो शिक्षा पूर्ण कर लेने पे किया जाता था और विद्या आरंभ से पहले विद्या आरंभ संस्कार करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? विदेशी शिक्षा के रूप में, मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में, भौतिक शिक्षा के रूप में, या अनावश्यक शिक्षा के रूप में। तो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? विश्वविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मदरसे तथा मकतब, या फिर ऑप्शन डी सराय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा में मदरसे तथा मकतब में दी जाती थी क्योंकि उस टाइम में अधिकतर मुस्लिम शासक थे और वो उर्दू तथा फारसी में शिक्षा को बढ़ावा देते थे, इसलिए मदरसों और मकतब में शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी और उस टाइम के शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कोष्टक चिन्ह कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो कोष्टक चिन्ह है। किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी बी जो है वो कोष्टक है, सी पूर्ण विराम है और डी जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। शुद्ध शब्द कौन से हैं? यहाँ पे उज्ज्वल लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वो क्या कहलाते हैं? समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह विवृत स्वर कहलाते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है। शब्द की विशेषताएं हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी शब्द की विशेषताएं हैं। पूर्व माध्यमिक कक्षाएं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए सस्वर वाचन द्वारा, मौन वाचन द्वारा, सामूहिक वाचन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पूर्व माध्यमिक कक्षा यानी कि बच्चे इसमें बड़े हो जाते हैं, इसलिए हिंदी शिक्षण मौन वाचन के द्वारा कराना चाहिए। गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होना चाहिए? सस्वर वाचन, मौन वाचन, सामूहिक वाचन, या ऑप्शन डी। तो गद्य पाठों का शिक्षण मौन वाचन के द्वारा होना चाहिए, ऑप्शन बी। मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है? कविता पाठ, सस्वर वाचन, संवेद वाचन, या फिर ऑप्शन डी मौन वाचन। तो मौखिक अभिव्यक्ति में जब मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगा तो अभिव्यक्ति क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौन वाचन के अतिरिक्त बाकी सभी विधियां उचित है। मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है। कहानी, कथोपकथन, मौन वाचन, या फिर चित्रमाला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मौन वाचन जो है वो मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है।
हिंदी किस लिपि से संबंधित है? देवनागरी, रोमन, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो हिंदी देवनागरी लिपि से संबंधित है और अंग्रेजी रोमन लिपि से संबंधित है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं? 43, 52, 56 या 62। तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 52 वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छ, त्र और ज्ञ कैसे व्यंजन है? लुंठित, उष्म, संयुक्त या उत्तिष्ठ। तो छ, त्र और ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया कहा जाता है, जिसमें काम होता है या किया जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, चलना, ये सभी क्रिया है। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या विशेषण शब्द। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। अग्र स्वर, पश्च स्वर, समृद्ध स्वर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अग्र, पश्च और समृद्ध स्वर में होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तथा आपको 75 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये भी बताएं कि किस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को अगला प्रैक्टिस सेट चाहिए। थैंक यू सो मच।